बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जिस मौजू पे मैंने बात करनी है वो CPEC से रिलेटेड है। कुछ बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले जो CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन थे जनरल आसिम सलीम बाजवा, उन्होंने प्रेफर किया CPEC अथॉरिटी को छोड़ना। अब उन्होंने रिज़ाइन किया है या उनको कहा गया है या उनको रिमूव किया गया है, इसके बारे में तो हम थोड़ी देर बाद इस पे बात करेंगे। इससे पहले जो डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। देखें, एक SAPM लगाया गया है मंसूर साहब को। मंसूर साहब जो हैं वो बेसिकली एंग्रो के साथ जो है वो वाबस्ता हैं और उनको स्पेशल असिस्टेंट टू PM ऑन CPEC अफेयर्स लगाया गया है। आपको याद होगा और आपको पता होना चाहिए कि असद उमर साहब भी PTI ज्वाइन करने से पहले एंग्रो के साथ काम करते रहे हैं। एक बात मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ, वो ये है कि ये जो मंसूर साहब हैं, ये इनकी इस नोटिफिकेशन से पहले असद उमर साहब से मुलाकातें होती रही हैं और इस नोटिफिकेशन से पहले भी इस्लामाबाद में इनकी मुलाकात हुई है। उसके बाद ये बाजवा साहब ने रिज़ाइन किया और रिज़ाइन करने के बाद साथ ही इनका नोटिफिकेशन हुआ। तो ये जो सारी सिचुएशन डेवलप हुई है, देखें, CPEC अथॉरिटी जो है उसका कानून जो है वो पास हो गया है और ये अब एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के तहत ये CPEC अथॉरिटी जो है वो इस्टेब्लिश्ड है। इसके चेयरमैन की मियाद जो है वो 3 साल की है। बाजवा साहब जो हैं वो 2 साल बाद ही उन्होंने इसको छोड़ने का फ़ैसला किया है। हालांकि इसका भी एक बैकग्राउंड है। आपको याद होगा कि जब पापा जॉन्स वाली स्टोरी जो है वो छपी थी तो एक प्रेशर बिल्ड हुआ था, लेकिन उस टाइम ये कहा गया कि कोई ज़रूरत नहीं है रिज़ाइन करने की और उन्होंने कंटिन्यू किया था। अब 2 साल की उनकी परफॉर्मेंस जो है उसके बारे में अगर बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम शख्सियत के बारे में बात करते रहें। मैं समझता हूँ कि जो कोशिश थी वो ये थी कि एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन में जो रहे हैं, वो जो सदर्न कमांड को भी करते रहे हैं, उनको लगाया जाए ताकि जो CPEC की चीज़ें हैं ये तेज़ी से जो है इन पे इम्प्लीमेंटेशन हो सके और मुख्तलिफ़ जो मिनिस्ट्रीज़, डिवीजन्स और प्रोविंसेस हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन का काम बेहतर तरीके से हो और CPEC का जो काम, ये जो परसेप्शन डेवलप हो चुकी थी कि PTI की हुकूमत के आने के बाद ये स्लो डाउन हुआ है, उस पर तेज़ी से काम जो है वो किया जाए। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं, उसके लिए जो स्टीयरिंग कमेटी जो है उसकी जो लास्ट मीटिंग हुई उसमें बाजवा साहब ने जो खुद ब्रीफ किया, उसमें उन्होंने ये माना कि जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं पावर के और एनर्जी के, वो उनकी जो टाइम लाइन्स हैं वो अचीव नहीं हो सकी। उनकी पूरी लिस्ट जो है उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में वो दिखाई, जो कि उनकी रिज़ाइन से 2 या 3 दिन पहले मीटिंग हुई थी। दूसरा, उन्होंने ग्वादर पे LNG के टर्मिनल के हवाले से और जो ट्रकिंग फैसिलिटी है वहाँ के हवाले से जो है वो उस स्टीयरिंग कमेटी को ब्रीफ किया था। लेकिन मैं आपको ये भी याद करवा दूँ कि JCC की मीटिंग जो कि शेड्यूल्ड थी, वो मीटिंग भी जो है वो नहीं हो सकी एंड टाइम पे, बल्कि 1 दिन या 2 दिन पहले, क्योंकि वो मीटिंग वर्चुअल थी। तो जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो बाजवा साहब को ही वो कॉल आई
चाइनीज़ की तरफ से कि वो मीटिंग नहीं हो सकती, लेकिन उससे पहले कुछ वाक़यात भी हो चुके थे। मसलन ये दासू का जो वाक़या है ये हुआ था, तो उस वाक़े से जो चाइनीज़ थे वो ख़ासे डिस्टर्ब थे। और मैं समझता हूँ कि बहसीत चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी, ये बाजवा साहब की भी ज़िम्मेदारी थी कि वो चाइनीज़ की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। तो ये उनका लैप्स था। दूसरा, जो सीपैक में जितनी तेज़ी से काम होना चाहिए था, मसलन इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का एग्रीमेंट नहीं हुआ, मसलन ML1 पे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, मसलन ये जो प्रोजेक्ट्स थे इन पे तेज़ी से और टाइमलाइंस जो थी वो अचीव नहीं हो सकें, जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं उसकी टाइमलाइंस अचीव नहीं हुई। तो वो जो जिन मकासद के लिए उनको लाया गया था, मेरे ख्याल में वो मकासद अचीव नहीं हो सके। अब ये तो बाजवा साहब ही इसके बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि 2 सालों में उन्होंने कितनी तेज़ी से चीज़ें एक्सेलरेट करने की कोशिश की और क्यों वो जो है वो उसमें कामयाब नहीं हो सके पूरी तरह। या शायद अगर हम गलत कह रहे हैं तो वो आके अपनी परफॉर्मेंस के बारे में मैं समझता हूँ कि वो बताएं कि उनकी परफॉर्मेंस जो सीपैक के प्रोजेक्ट्स के हवाले से है वो क्या रही है। लेकिन एक बात और भी मैं आपको बताऊं, और ये बात मैं करना चाहता हूं, कि जब आपकी मॉरल अथॉरिटी नहीं रहती और पापा जॉन जैसे स्कैंडल सामने आते हैं तो आपकी वो जो मॉरल अथॉरिटी है वो वीक हो जाती है। लोग फिर आपके बारे में सवालात उठाते हैं, फिर लोग आपके बारे में सवालात जो है उठाते हैं तो आपको उनके जवाबात देने पड़ते हैं। तो उस स्कैंडल के सामने आने के बाद भी उनकी मॉरल जो अथॉरिटी थी वो वीक हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि अब एक सिविलियंस को जो है वो उन्होंने सीपैक के अफेयर्स का जो है वो लगाया है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, उनको सीपैक अथॉरिटी का चेयरमैन नहीं बनाया गया। या तो उन्हें चेयरमैन की वो दी जाएंगी, पोर्टफोलियो ने दिया जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि शायद सीपैक अथॉरिटी का नया चेयरमैन लगाया जाएगा। तो आइंदा आने वाले चंद दिनों में इस पर शायद कोई मज़ीद क्लैरिटी आ जाए। लेकिन सीपैक पे पिछले 3 सालों के दौरान जितनी तेज़ी से अमल दरामद होना चाहिए था उतनी तेज़ी से अमल दरामद नहीं हुआ, और उसकी शायद एक वजह IMF का प्रोग्राम भी है, और उसकी शायद एक वजह अमेरिकन्स का प्रेशर भी है। तो ये सारी सूरत हाल जो है, ये एक हॉलिस्टिक जो व्यू है, इसके पस मंज़र में जो सीपैक के ऊपर होने वाली डेवलपमेंट्स हैं उनको देखने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात और भी, कि अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो हमें राइट काइंड ऑफ लिंकेजेस जो है वो डेवलप करने पड़ेंगे। और ये जो सीपैक है ये बड़ी ज़बरदस्त एक मौका फराहम करता है कि हम दुनिया की जो बेहतरीन और बड़ी कंपनीज़ हैं, ख़ासकर जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, उनके साथ अपने लिंकेजेस को डेवलप करें और स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के अंदर चाइनीज़ की इन्वेस्टमेंट भी लाएं और बाकी ममालिक की इन्वेस्टमेंट भी लाएं, एक्सपोर्टेबल सरप्लस जनरेट करें, इस मुल्क के अंदर जॉब्स क्रिएट हों, एक्सपोर्ट्स बढ़ें। यही हमारा हल है, बजाय इसके कि हम मांगे तांगे के पैसे लेकर या एड लेकर या कर्ज़े लेकर इस मुल्क की इकॉनमी को ठीक करते रहे। इससे इस मुल्क की इकॉनमी पिछले 72 साल 75 साल में ठीक नहीं हुई, आइंदा भी ठीक नहीं होगी। तो ये एक मौका है, इस मौके से हम फ़ायदा उठा लें। महताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।